हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ है, इसमें क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का ये जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, अध्याय 5 में है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इन तीनों ही के बारे में, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल। अम्ल यानी एसिड, वो क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, वो अम्ल कहलाते हैं। अक्सर करके जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में अलग अलग तरीके के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ये अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल जो होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जो हमारा पीएच स्केल में 7 जो होता है वो उदासीन मतलब न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, और 7 से जितने भी कम होते हैं, यानी 1 2 3 तक के जितने भी जाएंगे 7 से लेकर के, वो सारे अम्लीय प्रकृति के होंगे, जो भी विलयन होगा। 7 से ऊपर जितने भी होंगे सब क्षारीय विलयन के होंगे। तो उदाहरण में देखिए, जैसे दही है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, ये सारे जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, इन सब में एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है क्षार। क्षार यानी बेस। बेस क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद पहले तो कड़वा होता है। ठीक है, और जो स्पर्श करने पे, यानी अगर हम उन्हें छुएं तो क्या होगा कि वो साबुन जैसे चिकने चिकने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप साबुन देख सकते हैं। ठीक है, जो नहाने वाला साबुन है, या जो मतलब आप साबुन के जितने प्रकार होते हैं उनको आप देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक को इंडिकेटर कहते हैं। इनका क्या काम है, कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए जिन विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को ही हम सूचक कहते हैं। तो सूचक एक इंडिकेटर है जो ये बताते हैं कि कोई पदार्थ या कोई सोल्यूशन, कोई विलयन, वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने का काम सूचक करते हैं। अब सूचक जो है वो ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई पेपर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सोल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उदाहरण में देखिए, जैसे है हल्दी। हल्दी का पेपर भी, जैसे पेपर है उसके ऊपर कोटिंग करके भी जो है इसका पत्र बनाया जाता है, हल्दी का पत्र, ये इसका सोल्यूशन भी होता है। लिटमस पेपर आपने देखा होगा, लिटमस का इसका सोल्यूशन भी बना लिया जाता है। गुड़हल की पत्तियों का सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं। ये जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम पहले कुछ अम्ल और कुछ क्षार जो कि नेचर में पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देख लें, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे अम्लों का नाम और वो किस में पाए जाते हैं, ये दोनों देखेंगे। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के या सिट्रस फल जितने भी होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, आंवला है, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड दही में होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पालक में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जिसे कहते हैं वो आंवला, सॉरी यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड नींबू संतरे में होगा। ठीक है, आंवला है, सिट्रस फ्रूट है, इन सब में होगा। टार्टरिक एसिड जो होते हैं वो इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सब में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक, तो ये थे अम्ल के नाम और उनके किस में पाए जाते हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाले एसिड हैं। फिर है क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी कहते हैं। चूने में जब पानी मिला दिया जाता है तो वो बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो अपमार्जक होता है उसको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब साबुन में मिलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है। तो ये सब कुछ प्राकृतिक क्षार हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। जो ये इंडिकेटर जो नेचुरल, ये भी हम लोगों ने देखा था, हल्दी है और गुड़हल का फूल है, उनकी पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बनते कैसे हैं, तो जिनमें सबसे पहले जो सबसे सामान्य है वो है लिटमस। ये क्या होता है, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ठीक है, ये लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, शैवाल और कवक का जो है ये मतलब सहभागिता इसमें होती है इन लोग में। वही जो है क्या कहते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। तो लाइकेन से ये प्राप्त किया जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यानी लिटमस को हम सोल्यूशन विलयन के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं इसे, और पट्टियों के फॉर्म में भी हमको ये मिलता है। जो पट्टियों के फॉर्म में मिलता है उसी को ही हम लिटमस पेपर कहते हैं।
ये जो लिटमस पेपर होता है यह सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे देखिएगा अम्ल जो है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग होता है वो यही होता है कि जो अम्ल यानी एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसका नीले लिटमस का जो रंग है वो लाल अगर हो जा रहा है तो जिस भी सोल्यूशन से हो रहा है वो अम्ल होगा। ठीक है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये दोनों की जो है वर्किंग हो जाएगी। कुछ ऐसे विलयन भी हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। ऐसे विलयनों को हम उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में। अब है हल्दी। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी को विलयन के फॉर्म में या फिर इसका फिल्टर पेपर जो होता है उस पर लगाकर हल्दी को और जो है सुखा दिया जाए तो हल्दी पत्र बन जाएगा, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब इस पत्र पर किसी क्षारक यानी जो बेस होता है, अब उसमें हम चूने का पानी ले सकते हैं, कि बूंद डालते हैं तो पत्र लाल रंग का हो जाता है। यानी जो हल्दी है, हल्दी पत्र जो बना होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, जब हम उस पर क्षारक यानी कोई बेस जो है डालते हैं, कुछ भी बूंद डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाता है। परंतु यह अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। अगर हम एसिड डालें तो वो येलो है तो येलो ही रहेगा। ठीक है, और फिर इसी के साथ यदि अम्ल को लाल हल्दी, जैसे लाल हल्दी पत्र की यहाँ बात की गई है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने एक वही हल्दी पत्र जो था वो येलो कलर का जो हमने बना रखा, उसको हमने पहले क्या किया, एक कोई बेस कोई भी मटेरियल हमारे पास हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी हो, उसमें हमने उसको पूरा डिप कर दिया। डिप करके जब हमने पूरा कंप्लीट निकाला तो वो लाल कलर का हो गया। अब वो लाल हल्दी पत्र बन गया। ठीक है, अब हम उस पर अगर एसिड को डालेंगे तो यदि अम्ल को लाल हल्दी पत्र पर डालते हैं तो वो उसे पहले की अवस्था में ले आता है, यानी पहले उसका जो पत्र का येलो कलर होगा उसी में ही ले आएगा। इसको हम सोल्यूशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर ऐसे देखते हैं जैसे कि जब हम लोग कुछ मतलब कि कोई सालन वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जिसमें हल्दी मिली रहती है। ठीक है, उसका कपड़े पे अगर पड़ गया, ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए जैसे ही हम साबुन लगाते हैं तो वो और लाल रंग का हो जाता है, जैसे सफ़ेद कपड़े पे अगर पड़ गया। तो इससे यही पता चलता है कि जो हल्दी जो इंडिकेटर है ये बेसिक जो क्षारक होते हैं उन्हीं का ये पता लगाता है। और जो अम्ल होते हैं वो यानी कि जो है हल्दी के रंग को अगर छुड़ाना चाहें, हम उसको हटाना चाहें तो हम एसिड का प्रयोग करके उसे हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए लाइकेन का ये पिक्चर दिखाया गया है। ये लाल लिटमस पेपर है, ये नीला लिटमस पेपर है। ठीक है, ये हल्दी का पेस्ट है। हल्दी के पेस्ट से पूरा ये जो फिल्टर पेपर है उसको कवर कर दिया गया है। उसके बाद इसके ऊपर हम चूने का पानी लगा करके इसको हम कलर भी कर सकते हैं। लाल रंग का कलर आ जा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। ठीक है, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे, तो इसमें यहाँ पे सूचक जो तैयार किया गया उसका रंग इस तरीके का है। अम्ल के साथ ये कैसा रंग देता है और क्षार के साथ कैसा रंग देता है, तो आइए देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के साथ। गुड़हल में क्या है, गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ बीकर में रख करके गर्म पानी उसमें मिला दीजिए। तो कुछ समय के लिए हम इस मिश्रण को रख देंगे तो गुड़हल की पत्तियों का जो कलर होगा वो जो विलयन होगा पानी में घुल जाएगा। ठीक है, अब मिश्रण का जल जो है वो रंगीन हो जाएगा। यह विलयन सूचक अब वो एज अ इंडिकेटर काम करेगा। ठीक है, अम्लीय विलयनों के साथ ये कैसा रंग देता है, गुलाबी मेजेंटा जो रंग होता है मेजेंटा कलर का, क्योंकि ऐसे उसका कलर जो होता है वो लाइट पिंक एकदम आता है, और जैसे ही वो अम्लों के साथ क्रिया करता है वो गुलाबी एकदम मेजेंटा रंग का देता है कलर। ठीक है, और क्षारीय जो विलयन होते हैं उनके साथ हरा रंग देता है। ये है गुड़हल के सूचक के बारे में। इसके बाद है हमारी प्रोसेस है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण में सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिकेटर है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन क्षारकीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है और जबकि अम्लीय विलयन के साथ ये रंगहीन रहता है। ये फिनोल्फ्थलीन का भी यहाँ पे जो है इसका काम रहता है। ठीक है, जैसे हल्दी का रहता है वैसे इसका भी रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन की उचित मात्रा मिलाई जाती है, क्षारकीय विलयन को उचित मात्रा में जितना अम्ल होगा उतना ही क्षार होगा उतना मिलाया जाएगा, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, ना अम्ल वो रह जाता है ना ही वो क्षार रह जाता है। यही प्रोसेस उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है इसमें सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदासीनीकरण की जो क्रिया है उसको हम अभी यहाँ पे एक रिएक्शन के फॉर्म में पूरा देखेंगे। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें जो नया पदार्थ जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं। यानी उदासीनीकरण के बाद अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो उसके बाद जो मटेरियल जो पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन है, इसको देख लीजिए, इससे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है जब उसको पर्याप्त मात्रा में दोनों को ही रखा जाए।
इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऊष्मा तो रिलीज होती ही है, उसके साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे है HCl, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिएगा ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इनकी जब रिएक्शन होगी तो जो लवण बनेगा वो भी प्रबल अम्ल और क्षार वाला बनेगा, और यहाँ पे ऊष्मा निकल जाएगी और जल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी उदासीनीकरण की। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या जो है उदाहरण हैं, क्या फायदे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपाचन, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। आमाशय में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यही अपाचन का कारण, इंडाइजेशन का ये काम मतलब कारण बनता है, जिसे कम करने के लिए दूधिया मैग्नीशियम जैसे कि कोई प्रति अम्ल, दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल, या इसी को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये कोई बेस होता है ना, तो इसी को ही हम प्रति अम्ल कहेंगे। तो ये जो प्रति अम्ल है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे लेने से ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जिसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही मिलाएंगे, प्रबल क्षार यहाँ पे मिला दिया जाएगा, तो ये अम्ल के प्रभाव को कम करके लवण बना देगा। ठीक है, तो यही क्या है, उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा। ये था अपाचन में कैसे फायदा होता है उदासीनीकरण का। फिर देखिएगा चींटी के डंक में कैसे फायदा होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव, जो चींटी जब काटती है, अभी हम लोग ने देखा था, तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल ये डाल देती है काटने के बाद। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए खाने वाला जो सोडा होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, अथवा या फिर कैलामाइन जो लोशन होता है, इसको मल करके हम उसे उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा मृदा उपचार। एक और यहाँ पे उपचार यहाँ पे बताया गया है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब हम ज़्यादा रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका उपयोग करते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पौधों की फसल मतलब पौधों के उगने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय हो गई है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको डाल करके उससे उदासीन कर दिया जाता है, तो वो लवण में कन्वर्ट हो जाता है, तो अम्लीयता उसकी कम हो जाती है। यही इसी प्रकार क्या होता है, अगर क्षारीकीय प्रभाव जो है वो मृदा का बढ़ गया है तो उसकी क्षारीकीय प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए जैव पदार्थ, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है, ये मृदा में अम्ल मुक्त करते हैं। कंपोस्ट खाद जो होती है मृदा में अम्ल को मुक्त करती है और मुक्त करके ये क्षारीयता को उदासीन कर देती है। तो दोनों तरीके से हम मृदा की उपचार कर सकते हैं उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट भी जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसे भी उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा हम इसको जो है मतलब सही कर सकते हैं। तो देखिए, कारखानों से जो अपशिष्ट है उसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो भी जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, इन्हें जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला करके इसे उदासीन कर दिया जाता है। फिर ये मतलब लवण एकदम किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करते, उसके बाद अपना इसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उदासीनीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो फायदा है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देख ली, और मेनली इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो लवण बनता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।